अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ व्यू आदिल शबीर के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर ताज मोहिद्दीन। आज हम इनसे बात करेंगे इनक्रोचमेंट को लेकर और साथ ही साथ में उड़ी की सियासत को लेकर। आज इसके मुतालिक हम इनसे बात करेंगे और देखेंगे क्या कुछ कहना है इनका इस बारे में। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ जेके न्यूज़ व्यू में। जी शुक्रिया सर, इनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है और उसमें बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बताई जा रही है और वो लोगों से वापस ले रहे हैं। क्या लगता है आपको, जब अगर बात की जाए जो इम्बीरों से अगर वो ज़मीन वापस ली जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो गरीब हैं कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये नुकसानदेह साबित हो रही है। देखिए, ये हुकूमत जो है ये कॉमेडी ऑफ एरर्स है। जी। कानून पूरी तरह पढ़ते नहीं है। हमारे यहाँ कई लैंड रिफॉर्म्स हुए। पहले बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट हुआ, जिसमें चकदारी का खात्मा जो है वो हुआ, और 35 से उसी के लिए वजूद में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर जुरिस्डिक्शन मिल जाती तो जो ज़मींदार थे वो कहते हमें मुआवजा दो। उसके बाद एग्रेरियन रिफॉर्म एक्ट आया, तो हम हमेशा किसान की सोचते थे, तो उसमें जो ज़मीनें उन ज़मींदारों के पास थी वो भी ले ली, वो भी किसानों को दी। फिर हमने LB6 पास किया है कानून, बहुत 1960-62 में, जिसमें जो 1956 में काबिज था ज़मीन पे सरकारी, वो उसकी हो गई। हमारी कोशिश हमेशा ये रही कि लोगों को, किसान को, गरीब लोगों को फ़ायदा हो। जो ये इनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, मेरी बात सुनिए। उसके बाद आज़ाद साहब के वक्त में ये जो है रोशनी एक्ट ये पास हुआ। मकसद ये था कि 20 लाख ज़मीन पे जो गरीब किसान बैठा हुआ है और जो शहरों में लोगों ने एनक्रोच की हुई है ज़मीन, उस पे तो पॉसिबल नहीं था कि उनको आप हटा सके। इसलिए शहरों में हमने रखा कि 1/4 ऑफ द मार्केट वैल्यू दे के आप उस ज़मीन के मालिक बन जाइए, और गांव में कहा कि 500 रुपये 2 कनाल के और मालिक बन जाओ उस ज़मीन पे जो आपके इसमें थी। मकसद ये था कि पैदावार बढ़ रही है, मगर उस कानून में भी घास चराई को हमने अलग कर दिया। घास चराई की हम मुखालफत करते हैं। घास चराई जो है वो माल मवेशी के लिए है, उस पर किसी का हक नहीं है। रोशनी एक्ट में भी घास चराई उससे बाहर थी। जी। आप समझे? तो घास चराई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि वो गरीब लोगों का, जिनके गांव के मवेशी हैं, उनका हक है। उस हद तक तो, जो घास चराई की हद तक तो मैं साथ हूँ सरकार के, कि घास चराई पे कोई काबिज ना हो। मगर सरकार के पास अगर पड़ी हुई ज़मीनें हैं, जी। जब महाराजा हरि सिंह कोरोनेशन बूंद दे सकता है, आपको पता है कि 1925 से पहले सारे लोग जो थे ताबे मर्जी सरकार थे। 1925 में जो ऑटोक्रेटिक रूलर जिसे कहते हैं महाराजा हरि सिंह जो है, उससे कहा लोगों पे जुल्म हो रहा है, उसे अपनी ताजपोशी की खुशी में मिल्कियत दे दी। तब तक जम्मू कश्मीर में किसी के पास मलकियत ज़मीन नहीं थी, सब ताबिया मर्जी सरकार थे। ताई साहब, आपसे जानना चाहेंगे हम, जो ये इनक्रोचमेंट ड्राइव चला रही है, क्या ये सरकार का एक अच्छा फैसला है लोगों की तरफ, या फिर कहीं ना कहीं लोग भी इससे नुकसान ही लोगों को मिल रहा है? देखिए, मैं आपसे कहूँ, जहाँ तक घास चराई का है तो सही फैसला है जी। मगर सरकारी ज़मीन है, सरकार को चाहिए किस लिए? क्या यहाँ डेमोग्राफी चेंज करनी है? अनाज अगर पैदा हो रहा है उससे तो हो रहा है, और शहरों में जो ज़मीनें हैं उन्होंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं किया। अगर वो काबिज थे तो उन्होंने रेगुलाइज किया।
रोशनी एक्ट में, उन्होंने पैसे भरे, बैंक से लोन लिए, मकान बनाए, आज आप उनको तोड़ रहे हो। आप गुलमर्ग की लीज खत्म होती है, हमेशा लैंड ग्रांट एक्ट में ये था कि रखा जाता था उसमें प्रोविजन कि आगे एक्सटेंड होगी। यानी किसी ने 200 करोड़ रुपया लगाया, किसी ने 300 करोड़ रुपया लगाया और एक टूरिज्म शुरू हुआ है। क्या आप उस टूरिज्म को आप बर्बाद करना चाहते हो? तो इस हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये ज़मीन है गवर्नमेंट वापस ले रही है, आखिर इन ज़मीनों का गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो हम मान सकते हैं कहीं पे अगर ज़्यादा ज़मीन आएगी 10 कनाल 5 कनाल तो वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट का बन सकता है, लेकिन कहीं पे कुछ मरलों में ज़मीन आती है जहाँ पे गरीब अपना घर बना के रह रहा है, उस ज़मीन को क्या करेगी गवर्नमेंट? यही सवाल तो मैं करता हूँ कि सरकार होती है लोगों की जी, और लोगों का फायदा होना चाहिए। जब महाराजा हरि सिंह सारी ज़मीन दे सकता है कॉरोनेशन बून में, और जब 1956 के कानून के तहत, मतलब LB 6 के तहत ज़मीनों, सरकारी ज़मीनों पे जो काबिज था 1956 से पहले उसको ज़मीन मिल सकती है, तो आज इस कानून में क्या बुरा था कि इस कानून को निकाल रहे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी रिव्यू चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि रिव्यू किया जाए रोशनी एक्ट का, वो रिव्यू चल रहा है, तो ये ऑर्डर ऐसा कैसे निकाल सकते हैं? जब रिव्यू अभी हो रहा है तो कैसे ये ज़मीनें ले सकते हैं? तो क्या हम ये मान के चलें जो गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर जारी किया गया है ज़मीनों को लेकर, ये सरासर गलत है? देखिए, सरासर गलत है। इसमें कोई भी चीज़ कानून के मुताबिक नहीं है, आर्बिट्रेरी ऑर्डर है। कई बार हम कोशिश कर चुके हैं, मैं हुकूमत पर रह चुका हूँ, कई बार हमने कोशिश की कि ज़मीनें हम वापस लें। इससे पहले रोशनी एक्ट जो था वो फारूक अब्दुल्ला साहब ने पास किया था जी। उसमें कहा था कि ज़मीन की कीमत दो। अब गरीब आदमी ज़मीन की कीमत कहाँ से लाता, तो फेल हो गया। फिर उसके बाद ये दूसरा एक्ट आया, इसमें किसानों को तो कहा गया कि आप 500 रुपये भरो और ज़मीन ले लो, और शहरों में कहा गया कि आप चौथाई कीमत दो मार्केट वैल्यू की। वहाँ कीमत बहुत ज़्यादा होती है, चौथाई कीमत दो और आप ले लो। जिस ज़मीन को आप क्या करोगे, सारे कश्मीर को, जम्मू को खंडर बनाने का है। हर जगह तोड़ फोड़ करके आप सारे एरिया को तोड़ दो, लाल चौक सारा तोड़ दो, हर जगह जो है राजबाग सारा तोड़ दो, ये वाली जगह जो है सारी तोड़ दो, तो क्या यहाँ ऐसा नहीं दिखेगा कि ये कोई बमबारी हुई है? वो तो पहले हमने कानून बनाया था जी, उससे पहले की सरकारों ने तो LB 6 बनाया था जी। तो हम तो हमेशा किसानों के साथ रहे, हम तो हमेशा गरीब आदमी के साथ रहे। जी, तो और जो वो शहरों की बात है जिनके पास बड़ी ज़मीनें हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू है जो हाई कोर्ट ने सुनना है। अभी पूरे केसों का फैसला ही नहीं हुआ, और अभी तक तो एक केस का भी फैसला नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट कैसे वापस ले सकती? ये समझिए कि हमारी पार्टी, मैं, हमारे लीडर चाहते हैं कि ये जो एक शख्स हो रहा है, इन ज़मीनों को सरकार क्या करेगी? क्या कहीं ये साजिश तो नहीं कि इन ज़मीनों पे बाहर के लोगों को ला के बिठाया जाए? ये शक होता है। जी। नहीं तो ज़रूरत क्या थी? ताई साहब, अगर ये तो इंक्रोचमेंट की बात थी, अगर बात की जाए उड़ी की सियासत की, जी। तो हाल ही में हमने देखी कि पार्टियां यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि उड़ी के लोग किस पार्टी की तरफ आपको लगता है कि ज़्यादा जा रहे हैं, और आने वाला समय उड़ी के लोगों के लिए कैसा रहेगा, जहां मुख्तलिफ सियासतदान यहाँ पे आके अपनी वो गर्म तहई दिखा रहे हैं लोगों की जानिब? इस पे मैं एक शेर कहूँगा जी, और वही जवाब होगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जी, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जी।
बात खत्म हो गई। कुछ समय पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, उसमें आपने बताया था कि एक ऐसी पार्टी है यहाँ पे एनसी जो हमें टक्कर दे सकती है। क्या आज भी वही मान के चलें कि आज भी आपके कंपेयर में सिर्फ एनसी ही है? देखिए, एक एनसी का कार्डर मौजूद है, जी। हर जगह कार्डर मौजूद है। बाकियों के कार्डर की तो बात ही नहीं। आप एक जो 85 किलोमीटर लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, जी। 45 किलोमीटर चौड़ी हो, उसमें आपके पास 147 पोलिंग बूथ हो। पोलिंग बूथ जितने वो जो एजेंट तक न मिले तो ऐसी पार्टियों को क्या करना है? तो मैं कहता हूँ, यही फिर दोहराता हूँ, अब हमारे ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, किसी को एतराज क्या है? उड़ी के लोगों के लिए कुछ आप कहना चाहोगे, उड़ी और बोनियार के लोगों के, खास तौर पे जो इलेक्शन आने वाला है उसको लेकर? उड़ी के लोगों को मैं कहूँगा, काम बोलता है। जी। बस काम देखें, तरक्की देखें, और काम हमेशा बोलता है। क्या लगता है ताज साहब आपको, अगर इलेक्शन की बात की जाए, कब तक ये इलेक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं? आप ले लीजिए, मार्च से लेके मई तक किसी वक्त भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्च अप्रैल में।